नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी पाणिनि की वर्ण व्यवस्था के बारे में कि कुल मिलाकर के पाणिनि ने कितने वर्णों की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वर्णों की संख्या तो शंभु के मत में 63 या 64 होनी चाहिए। बस यही बात, उसी का विभाजन मैंने आपको बताया था कि 63 या 64 कैसे है। वहाँ पर देखो, सामान्यतः अपन ने जब बात की तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके वहाँ टोटल 42 हुआ। पाणिनि के अनुसार 63 और 64 हुआ। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा के बीच में संयुक्त वर्णों की। अक्सर कमेंट में ये पूछा जाता है कि सर क्या संस्कृत भाषा में संयुक्त वर्णों का निर्धारण किया गया है, कितने संयुक्त वर्ण होते हैं, क्या ऐसा कुछ है प्रावधान? नहीं। आप लोगों को ये विदित होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि संयुक्त वर्णों की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। आप लोगों के सामने अभी मैं बात कर लेता हूँ, आपसे खुद ही निर्णय कर लेना इस चीज का। जैसे मान लो व्यंजनों में जो संयुक्त वर्ण है वो होता है क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ। अगर ऐसे वाले संयुक्त वर्णों के लिए आप कहोगे तो मैं कहूँगा कि यहाँ संयुक्त वर्ण हुआ है क और श, यहाँ त और र, यहाँ ज और इ। ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनने वाला है, उसके बारे में मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। अक्सर ये पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखना है हलंत है कि पूरा है कि आधा है, कि वो चीज़ें आपको देखना है प्रश्न में सबसे पहले, और उसके बाद में ही निर्णय करना है कि आंसर क्या होगा इसका। ये वाली बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि करना क्या है अपने को। जब भी मैं बात करूं कि ये तो हलंत वाला है, क्या है, हलंत वाला संयुक्त वर्ण है, तो दोनों ही हलंत होंगे। क्या होंगे? दोनों ही हलंत होंगे। अगर मान लो इसकी जगह पूरा होता, ऐसे होता पूरा क्ष, जिसको बोलते हैं क्ष। अब ध्यान रखना है इस बात का, अगर ऐसे वाला लिखा है या ऐसे वाला लिखा है, तो अगर ये वाला है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संयोग कैसे हुआ है। ये क और स दोनों जुड़ने के बाद में क्ष हुआ है। आप देख रहे हो कि एक ही परिस्थिति है? नहीं, एक परिस्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ क हलंत है और प्रवर्ती श है वो पूरा है, क्योंकि स्वर के मेल से ही तो व्यंजन पूरा होता है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि कभी भी ऐसा पूछा जाए तो आपको बताना है कि पूर्ववर्ती जो हलंत है और परवर्ती क्या होगा? पूरा होगा। अगर ये पूरे की बात कर रहा है तो हलंत है तो आपके सामने हलंत होगा ही होगा। ये उल्टा भी नहीं करना है आपको कि रे पहले कर दिया और तय बाद में कर दिया, ऐसे वाला भी काम नहीं होना चाहिए। सारी चीजें जहां यथा स्थिति में है, अपना वर्णों का क्रम है, उसी के अनुसार आपको रखना है। अब मैं बात कर रहा था, किसी ने कहा कि संस्कृत भाषा में संयुक्त वर्ण 3 होते हैं, किसी ने कहा 4 होते हैं, किसी ने कहा 5 होते हैं, किसी ने कहा 6 होते हैं। मैं तो कहता हूं कि इसमें कोई निर्धारण नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है, किसी भी वर्ण को उठा करके किसी के साथ भी लगाओ संयुक्त हो ही जाता है। जैसे होता है विद्यालय, विद्यालय होता है, विद्यालय द और य के संयोग से बनता है। आपने विद्वान में भी देखा होगा द और वह होता है। आपने अग्नि वन्नी में भी देखा होगा है और न होता है। अर्थात किसी भी व्यंजन के साथ किसी भी व्यंजन का मेल होता है तो वो संयुक्त होता है। अब देखो, आप बताओ कैसे कह सकते हो कि 3 होते हैं, आप बताओ कैसे कह सकते हो कि 4 होते हैं, कैसे कह सकते हो कि 5 होते हैं। अर्थात डायरेक्ट इसका एक ही आंसर होगा। कुल मिलाकर के यहाँ निर्धारण नहीं है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। अगर आपको इस वर्णमाला में पूछा जाए, व्यंजनों में से ही पूछा जाए कि व्यंजनों में संयुक्त वर्ण कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कि कितने होते हैं। बाकी यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि संयुक्त वर्णों का कोई निर्धारण नहीं है। ये छोटी सी बात थी। अपन नेक्स्ट बात करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। इसके बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। गारंटी के साथ निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है। उच्चारण स्थान या तो पूछता है किसी भी वर्ण का, चाहे से वो स्वर हो चाहे से वो व्यंजन हो, या तो उसका उच्चारण स्थान पूछ लेता है, और या फिर पूछता है इसके स्थान के अलावा पूछता है कि इनकी संख्या कितनी होती है उच्चारण स्थान की।
थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूं कि उच्चारण स्थान से तात्पर्य क्या होता है। कुल मिलाकर के बात यही है कि मुंह का कोई ऐसा भाग जिससे वर्ण सर्वप्रथम उच्चारित होता है, जिससे वर्ण सर्वप्रथम उच्चारित होता है वो ही कहलाता है उच्चारण स्थान। क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान। जैसे मान लो कै बोलना है, क्या बोलना है? कै, तो कै के लिए कहा कै, तो उसके लिए कह दिया कंठ। क्या कहा? कंठ। मैंने कहा ये, जैसे बोलते हैं च छ ज ये बोलते हैं, तो ये बोला तो ये से मतलब ध्वनि अपने आप ही महसूस हो रही है कि ये नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। बस यही चीजों का ध्यान रखना है आपको कि दो ही प्रश्न यहाँ से बनेंगे, या तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं और या कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ सकता है। कोई सा भी वर्ण हो, चाहे से स्वर को हो चाहे से व्यंजन हो, किसी का भी वो पूछ सकता है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब यहाँ जो अपने आचार्य हैं उन्होंने इन उच्चारण स्थानों को 11 सूत्रों के माध्यम से विभक्त किया है। कितने सूत्रों के माध्यम से? 11 सूत्रों के माध्यम से। तो ध्यान रखना, सूत्रों के हिसाब से नहीं बताना है उच्चारण स्थान कितने होते हैं, सूत्रों के हिसाब से नहीं बताना है आपको। तो उच्चारण स्थान जैसे मैंने कहा संयुक्त वर्ण आ गए, इनको काउंट ही नहीं किया पढ़ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो पहले ही आ चुके थे। अब इसमें भी तो संयुक्त पाठ आएंगे ना मुंह के, वो भी तो दो एक साथ आएंगे ना, तो उनको भी नहीं लेना है अपने को। कुल मिलाकर के बात करें तो सामान्यतया, क्या? सामान्यतया उच्चारण स्थान होते हैं शब्द। कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7। सामान्यतया उच्चारण स्थान 7 होते सामान्यतया। अब सामान्यतया का अगर मैंने नाम लिया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ और विशेष बात बताऊंगा। अगर मान लो किसकी बात की जाए? पाणिनि की। किसकी बात की जाए? पाणिनि की। तो पाणिनि के अनुसार अष्ट का मतलब 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं अपन। यहां नंबर 1 कंठ हुआ। क्या हुआ? कंठ हुआ। तालु, फिर है मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, फिर है दंत, फिर है ओष्ठ, फिर है 6 पे है नासिका, और नंबर 7 पे है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल ही मान लो इसको, जिह्वा मूल। कितने हुआ? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। टोटल मिलाकर के हो गए अपने पास 7। इतना बताया है, सामान्यतया 7 ही होते हैं। अब बात कर रहे हैं पाणिनि की। पाणिनि की बात करेंगे तो ये 7 तो होते ही होते हैं, 7 तो होते ही होते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने एक और बताया है, और वो बताया है ऊरस। क्या बताया है? ऊरस। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये तो नाम सुना है कि कंठ भी जानते हैं, तालु भी जानते हैं, मूर्धा भी जानते हैं, दंत भी, ओष्ठ भी, नासिका भी और जिह्वा मूल भी जानते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अर्ध विसर्ग से युक्त कै और खै जिह्वा मूल कहलाते हैं। ठीक है, ये बात हुई है अभी अपनी। अब यहां जब अपन बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो 8वां है पाणिनि के अनुसार वो होता है ऊरस वर्ण। क्या होता है? ऊरस। अर्थात मैं कहूंगा कि ऐसे कोई वर्ण जो हृदय स्थान से उच्चारित हो। हृदय का मतलब हृदय पर जोर पड़ता हो, प्रेशर पड़ता हो हृदय पर। जैसे संयुक्त वर्ण होता आह्लादन। क्या होता है? आह्लादन। ये होता है। जैसे वहनी। क्या होता है? वहनी। जैसे वहनी। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे हकार से युक्त जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनसे प्रेशर हार्ट पे पड़ता है और वो ही कहलाते हैं ऊरस वर्ण।
ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से सामान्यतः पूछा कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, पहला वाला प्रश्न, प्रथम प्रश्न यही बनता है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है या कितने होते हैं। आपको अगर पाणिनि का नाम नहीं दिया तो कितना बताना है, 7 बताना है। और अगर कहा उन्होंने कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तब जाकर के आपको बताना है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अब ऐसे पूछे कि 8वां उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है 8वां ऊरस होता है। कौन सा, ऊरस होता है। ऊरस के लिए मैंने कहा कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं जिनसे हृदय पे प्रेशर पड़ता हो, वही सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊरस वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात कर रहे थे अपन कि जो अपने ग्रंथकार है, जो व्याकरणाचार्य है, उन्होंने 11 सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण अपनी जो वर्ण व्यवस्था है, संपूर्ण जो वर्ण व्यवस्था है, ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन, उनको विभक्त किया है। 7 उच्चारण स्थानों में 11 सूत्रों के माध्यम से विभक्त किया है। 7 उच्चारण स्थानों में 11 सूत्रों के माध्यम से विभक्त किया है अपने संपूर्ण किसको, वर्णों को। और वर्ण से तात्पर्य क्या होता है, वर्ण से तात्पर्य होता है स्वर और व्यंजन, दोनों की बात अपन करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्रमानुसार अपन सूत्रों को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना है, ये सूत्रों का भी एक क्रम होता है। अब वो क्रम क्यों होता है, क्योंकि अपना जो व्यंजन होता है, जो कक्का होता है, उस कक्का का भी एक क्रम चलता है। पता है आपको, सबसे पहले क वर्ग, कौन सा वर्ग, क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। ध्यान रखना है, वर्गानुसार कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ सूत्र भी अपने कैसे चलेंगे, क्रमानुसार या वर्गानुसार ही चलेंगे। जैसे बात करते हैं अपन, सबसे पहले प्रथम की बात कर लेते हैं अपन। यहां पर बात करते हैं सूत्र नंबर 1 की, और उस नंबर 1 सूत्र का नाम है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये वाली बात ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी लॉजिक की बात बताता हूं आपको। अगर ये नाम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिखते तो क्या सही होता कि गलत होता, आप लोग कहोगे सही होता, लेकिन यहाँ एक संधि चलता है, अपन पता है ना आपको, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कहती है मौनुस्वार है, पदांत कोई भी मैं हो न हो, ऐसे वाली कंडीशन में क्या करना है, उसको अनुस्वार करना है, व्यंजन वर्ण परे रहते। यहां पर व्यंजन क है, अगर इसकी जगह स्वर होता तो अपन दिखाते क्या, इसको मैं दिखाते, क्या दिखाते, मैं दिखाते, लेकिन यहां तो व्यंजन है, और व्यंजन है तो अपन ने दिखा दिया यहां अनुस्वार के रूप में। ठीक है, ये वाली बात थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखोगे। अब जैसे ही सूत्र लिखा है यहाँ अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, आप भी एक बार प्रयास कर लो। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसको देते हैं विस्तार, इसकी व्याख्या कर लेते हैं, व्रति कर लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या के भीतर कहा गया है, ध्यान रखना है। अब मैंने कहा था ना अभी आपको एक संकेत दिया था थोड़ा सा कि इन स्पर्श वर्णों को उदित वर्ण भी कहा जाता है, वो बात यहाँ क्लियर कर लेना आप। सबसे पहले क्या है, ए है, ठीक है साहब, ए है तो ए अपन ने लिख लिया। फिर उसके आगे क्या है, कु, यहां लिखते हैं कु। और मैंने कहा था कु से तात्पर्य क्या होता है, पूरा वर्ग होता है। कु से तात्पर्य क्या होता है, पूरा वर्ग होता है। क ख ग घ ङ, क्या होता है, क ख ग घ ङ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, क्या है, और फिर उसके बाद में क्या है, विसर्ग, क्या है, विसर्ग, क्या है, ए है, कु का मतलब क वर्ग होता है। मान लो यहाँ कु की जगह चू होता तो च वर्ग होता, टू होता तो ट वर्ग होता, तू होता तो त वर्ग होता, पू होता तो प वर्ग होता। तो यहाँ मैंने कहा ए है, कु का मतलब क वर्ग है, और यहाँ है का मतलब है होता ही है, और विसर्ग का मतलब ये दो वाली बिंदी होती है ये। इन सब का उच्चारण
इन सब का उच्चारण किसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा होता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा होता है। अतः इन्हें क्या कहेंगे? कंठनीय वर्ण। क्या कहेंगे? अतः कंठनीय वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठनीय वर्ण कहलाते हैं। एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली, यहां मैंने ए ही लिखा है। जब भी किसी श्रवण की बात होती है, श्रवण का मतलब जानते हो? जो एक दूसरे के समान हो, मतलब जिसके अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों समान हो, वो ही सारी क्या कहलाते हैं? श्रवण कहलाते हैं। यहां ए लिखा है तो आपको स्वतः ही समझना है आ भी आएगा। क्या आएगा? आ भी आएगा। अगर मान लो ई होता तो ई भी आता, अगर ऊ होता तो ऊ भी आता। तो यहां इसीलिए मैंने एक ही लिखा है। क्या लिखा है? ए है। आप चाहो तो दोनों लिख लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। ए है, कु का मतलब क्या वर्ग होता है तथा विसर्ग, है तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, अतः कंठनीय वर्ण कहलाते हैं। अतः ये कंठनीय वर्ण कहलाते हैं। इस बात का आपको मोस्टली ध्यान रखना है। क्या कहलाते हैं? कंठनीय वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर देखो, ऐसे पूछ ले परीक्षा में प्रश्न पूछने का, अकार से उच्चारण स्थान क्यों? अकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप क्या कहोगे? कंठ है। क्या है? कंठ है। कै का पूछ ले तो कंठ है, गै का पूछ ले तो कंठ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर वर्ग के साथ इस गै का पूछे तो कंठ है, अकेले का पूछे तो ध्यान रखना नासिका है। क्या है? नासिका है। तो यहां इस गै के लिए आपको ऑप्शन डबल हो जाएगा। दो बार ऑप्शन मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा आपको कंठ और एक मिलेगा नासिका। एक कंठ और एक नासिका। अतः ध्यान रखना है, बहुत गुड़ तरीके से इसको ध्यान रखना है कि ये अगर वर्ग के साथ हो तो कंठ होगा, वर्ग से हट करके हो तो नासिका होगा। इसीलिए इनका दोनों ही रखेंगे, कंठ और नासिका। ध्यान रखना है, पूरे वर्ग में पूछ ले तो कंठ, अलग से पूछे तो नासिका। ये वाली बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये था अपना सूत्र नंबर 1। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। ए का वर्ग है विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, अतः इन्हें कहा जाता है क्या? कंठनीय वर्ण। ध्यान रखना है आपको। श्रवण के मैटर में और बता दूंगा कि कौन से श्रवण होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। अब नंबर 2 सूत्र की बात करते हैं। इसकी नंबर 2 की, इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। ध्यान रखना है, मैंने यहां लिखा है चु, और मैंने कहा था वर्गों के अनुसार चलना है। किसके अनुसार? वर्गों के अनुसार। तो पहले अपने पास कौन सा था? कु, फिर आया था चु, टू, टू और कु। बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ कुल मिलाकर के अपन जो बात कर रहे थे वो यही है, दूसरे वर्ग की बात। अब उसी की तरह इसको भी जब अपन व्याख्या करते हैं सूत्र की भी, तो ये कह रहा है ई। क्या है? ई। अब इस ई के अलावा, ई के मैंने कहा श्रवण है उसको लिखते नहीं है, फिर भी आप अगर कंफ्यूज होते हो तो लिख देता हूं मैं, ये दीर्घ वाला भी होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी? चू। और चू का मतलब क्या होता है? च, छ, ज, झ, य। छ, छ, झ, ज, य। फिर आगे लिखा है ये, फिर लिखा है श। क्या लिखा है? ये और श। इन वर्णों का, इन वर्णों का उच्चारण तालु के द्वारा, तालु के द्वारा होता है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहा
जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है या कहे जाते हैं, तालव्य वर्ण कहे जाते हैं, कहा जाता है। ध्यान रखना है इन सबको क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण। सुनो सूत्र का क्या नाम है, ईचू यसानाम तालु। ध्यान रखना यहाँ इसमें अनुस्वार इसीलिए लगाया है क्योंकि पर में क्या है, अपने पास व्यंजन है, व्यंजन है तो अनुस्वार आएगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले ई है तो ये लिख दिया ई। मैंने कहा था ये श्रवण होते हैं तो एक के साथ दोनों ही माने जाते हैं। जब संधियां पढ़ते हैं तो कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, तो दोनों ही माने जाते हैं। फिर चू है, चू का मतलब होता है च, छ, ज, झ, य। फिर उसके बाद में यह है और फिर उसके बाद में श है। इन वर्णों का उच्चारण तालु के द्वारा होता है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। आपको जब ये समझ में नहीं आए कि तालु भाग कौन सा होता है, कंठ कौन सा होता है, नासिका कौन सा होता है, अब जब इन वर्णों का आप उच्चारण करोगे तो जहां से ध्वनि आती है समझ जाना कि वो ही वर्ण, वो ही उसका उच्चारण स्थान होता है। तालु ढूंढना है, कंठ ढूंढना है, नासिका ढूंढना है, दंत ढूंढना है, वो सब आपकी जिह्वा भी आता है इसमें, ठीक है। यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। ईचु यसा नाम तालु का ई चवर्ग य और श। अब यहाँ से आप लोगों के पास एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न यहाँ पूछा हुआ है श श श, सही क्रम कौन सा है, सही क्रम, तो यहाँ तो मैंने सही क्रम ही लिखा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ यही क्रम क्यों रखा है, यही क्रम क्यों रखा है, क्योंकि वर्णों का विभेदन सबसे पहले किसने किया था, पाणिनि ने। और पाणिनि ने अपने सूत्रों में क्रमानुसार जब इनका प्रयोग किया है, देखो सबसे पहले कौन सा स है, तालव्य स है, कौन सा है, तालव्य स। तो ध्यान रखना है सबसे आदि में कौन सा होगा, तालव्य स ही होगा, दूसरे वाला नहीं होगा, तालव्य स होगा। बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि तालव्य स ही सबसे पहले आता है। अब जैसे दूसरे वर्ग की बात करेंगे ध्यान रखना तो ये वाला आएगा, तीसरे की बात करेंगे तो ये वाला। इसीलिए पूछा हुआ प्रश्न है कि स का क्रम क्या होता है। नॉर्मली प्रश्न पूछते हैं, बस यही बात आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार और देखो, ईचु यसा नाम तालु ई चवर्ग य श, इन वर्णों का उच्चारण तालु के द्वारा होता है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना है ई लिखा है तो श्रवण है, दीर्घ वाला भी यही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले वाले की। आगे है अपने पास टू, क्या है, टू। टू है तो अपन नंबर 3 पे बात करते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ध्यान रखना है उसी तरीके से अपने को व्याख्या करनी है, उसी तरीके से अपने को व्याख्या करनी है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, व्याख्या में देखो सबसे पहले है री। अब आप लोगों को पता है कि री के भी मैंने जब बताए थे भेद, तो 3 भेद होते हैं, ऋष्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। तो यहाँ भी ये री है तो मतलब दीर्घ वाला री भी आएगा। और दीर्घ वाला री कैसे लिखते हैं आप लोग देख लो, दीर्घ वाला री। फिर उसके बाद में टू है। अब टू से तात्पर्य क्या होता है पता है, ट ठ ड ढ ण। फिर उसके बाद में बात करते हैं र की, और फिर बात करते हैं स की, र और स। इन वर्णों का, इन वर्णों का उच्चारण इसके द्वारा होता है, मूर्धा के द्वारा, मूर्धा के द्वारा होता है। आता है इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। देखो ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात कह सकते हैं कि री, टू का मतलब टवर्ग, टठ डढ़ ण, फिर उसके बाद में है र और फिर उसके बाद में है स।
इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण। मैंने अभी आपको क्रम बताया है, यहाँ क्रम का ध्यान रखना। सबसे पहले ये वाला श आया था, फिर उसके बाद में जस्ट आप देखो 3 नंबर पे कौन सा? ये वाला श आ गया। अब बचा हुआ नेक्स्ट में आ जाएगा, तो बस यही ध्यान रखना है कि री, टवर्ग, रे और श वर्णों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, अतः इन्हें क्या कहा जाएगा? मूर्धन्य वर्ण। यहां से प्रश्न मान लो आपसे पूछे कि डकार से उच्चारण स्थानम भवति, डकार से उच्चारण स्थानम भवति। डकार का उच्चारण स्थान होता है, टकार का उच्चारण स्थान होता है, ठकार का उच्चारण स्थान होता है, तो आपको क्या बताना है? मूर्धा। यहां इस नकार का उच्चारण स्थान पूछे, वर्ग के साथ पूछ ले, तो निश्चित रूप से आपको क्या बताना है? मूर्धा। और अगर अलग से इसका पूछे तो आपको क्या बताना है? नासिका। अलग से पूछे तो नासिका, और अगर यहाँ इस ग्रुप के साथ पूछे, वर्ग के साथ पूछे, तो क्या बताना है आपको? मूर्धा। अलग से पूछे तो नासिका। ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, मूर्धा और नासिका दोनों में जो अंतर होता है, इसके साथ रहेगा तो मूर्धन्य होगा, अलग से हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से कौन सा होगा? नासिक्य होगा। नासिका के द्वारा उच्चारित होगा, इसीलिए क्या कहलाएगा? नासिक्य वर्ण कहलाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना है। देखो दोबारा, री टू रसाणाम मूर्धा, री टू का मतलब टवर्ग, रे, श इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है।